हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। बेटीट्यूड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी के बारे में। भाई कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, ज़्यादातर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते ही होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एग्जैक्टली होते क्या है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर जो डाटा देते हैं वो पैरामीटर्स क्या मायने रखते हैं, वो कंपोनेंट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और वो क्या मायने रखता है जिससे कि हम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डाटा सफिशिएंसी के टाइप्स। यूजुअली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसके बाद दो स्टेटमेंट्स है, या तो फिर एक क्वेश्चन है और उसके बाद तीन स्टेटमेंट है। तो हम ये समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें इसके मायने क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको दूंगा बीटीट्यूड की ट्रिक। तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस यूजुअली काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, और जितने ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग नहीं होते उससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग उसको सॉल्व करने के मेथड्स जो आपको यूट्यूब में मिलते हैं वो है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी सिंपल लैंग्वेज में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सटीक मेथड दूंगा जिससे कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजीली सॉल्व हो पाए। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस किससे बनता है, एप्लीकेशन से। तो जो ट्रिक हमने समझी है ना, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करना, ये बहुत ही मायने रखता है। सो ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। चलिए, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एग्जैक्टली होते क्या है। देखिए, डाटा सफिशिएंसी कोई नया चैप्टर नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चंस पूछने की एक नई टेक्निक है, एक नई स्टाइल है। अभी तक हम लाइफ में स्कूलिंग टाइम से लेके आज तक जो भी क्वेश्चंस देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। उसका नेचर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। कुछ क्वेश्चन दिया है ना, कुछ प्रॉब्लम दिया है, उसको हम करते हैं सॉल्व। जैसे कि आपको बोला स्पीड एंड टाइम दिया है, बोला डिस्टेंस कितना होगा, या मैन दिया है, वर्क दिया है, एफिशिएंसी दिए, बोले कि डेज कितना लगेगा। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम रखते हैं, कुछ डाटा देते हैं, उस डाटा का यूज़ करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डाटा सफिशिएंसी इज़ अनदर वे ऑफ टेस्टिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन योर पार्ट। वो क्या करते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है। ये चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका है डाटा सफिशिएंसी। यानी कि क्या, देखो समझाता हूँ। यानी कि हमें देते हैं कुछ क्वेश्चंस, अब ये जो क्वेश्चंस देते हैं उसके बाद देते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, यानी कि डाटा, है ना। 1 2 3 4 कुछ भी डाटा हमें दे सकते हैं। हमें क्या करना होता है ये समझते हैं। हमें करना होता है कि ये स्टेटमेंट के ऊपर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा डाटा सफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपको सफिशिएंसी है कि नहीं, डाटा सफिशिएंट है कि नहीं, ये डिसाइड करना है। तो अब क्या हो गया, अभी तक तो आप स्टूडेंट थे, अब आपको उस थिंकिंग से सोचना है कि अगर आप खुद एग्जामिनर हो, आप पेपर सेट कर रहे हो, तो स्टूडेंट को अगर आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो आपको इनफ डाटा तो देना पड़ेगा, इनफ इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी जिसके ऊपर से वो क्वेश्चन सोल्व हो पाए। आर यू गेटिंग दिस, है ना। सो ऑल यू आर सपोज टू डू इज टू डिसाइड वेदर द गिवन डाटा इज सफिशिएंट और नॉट। ये आपको डिसाइड करना होता है। देखो, जब हम क्वेश्चन के टाइप समझेंगे तो आपके ऊपर और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन के टाइप्स। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप जो यूजुअल टाइप है, जनरली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं, है ना। और ऑप्शंस कौन से होते हैं, ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं। यानी कि हमें डिसाइड करना है, जैसे कि आप देख रहे हो, क्या स्टेटमेंट 1 में जो डाटा दिया गया है, क्या यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, इसके ऊपर से आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आपको निकालना नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि जैसे आपको पूछा गया डिस्टेंस, यहाँ पे आपको स्पीड और टाइम दोनों दे दिया है, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपके दिमाग में उतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस के लिए मुझे चाहिए क्या, स्पीड एंड टाइम। अगर पहले स्टेटमेंट में ही स्पीड एंड टाइम दे दिए गए हैं
तो वो सफिशिएंट है आपको आंसर निकालने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, पहले से मैं निकाल सकता हूँ, पहले स्टेटमेंट में जो डाटा है वो सफिशिएंट है। या तो हो सकता है वो दूसरे स्टेटमेंट में स्पीड एंड टाइम हो, तो आप बोलोगे दूसरे में सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? तो या तो पहले में सफिशिएंट होगा जो डाटा दिया गया है, या दूसरे स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है वो सफिशिएंट होगा, या तो फिर दोनों में से किसी भी डाटा में सफिशिएंट डाटा होगा, है ना, दोनों में भी सफिशिएंट हो सकता है। या फिर चौथा ऑप्शन कि किसी में भी सफिशिएंट नहीं होगा, या लास्ट ऑप्शन दोनों में मिला के जो डाटा टुगेदर होता है वो कंबाइंड डाटा सफिशिएंट हो जाएगा आंसर देने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको 2 की जगह 3 डाटा देते हैं, यानी 3 स्टेटमेंट्स देते हैं, वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा, है ना। डिफ़िकल्टी की और कोई बात नहीं है। अब हमें फंडा तो क्लियर हो गया कि हमें डिसाइड करना है कौन सा डाटा सफिशियंट है। जब 3 डाटा आता है ना, देखिए टाइप 2 को देखते हैं, जब 3 स्टेटमेंट आते हैं, अब इसमें ऑप्शंस ढेर सारे बन सकते हैं। वहाँ पे क्या था, 5 ही ऑप्शंस पॉसिबल थे, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, ईदर, नीदर, 5 ही तो ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली फर्स्ट से हो जाएगा ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल टुगेदर नन ऑफ देम। और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट से भी होगा, सेकंड से भी होगा, नहीं सेकंड से भी होगा, थर्ड से भी होगा, नहीं फर्स्ट से भी होगा, थर्ड से भी होगा, नहीं एनी 3 से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, समझ में आ रहा है? और ये डिफरेंस है, मैंने आगे भी बोला था फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब था पहले दोनों में जो डाटा दिया है वो टुगेदर, और दूसरा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। समझ में आ रहा है? ये भी डिफरेंट है। तो ढेर सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। वापस फर्स्ट में इंडिविजुअल डेटा दिया है वो सफिशिएंट है, सेकंड का जो इंडिविजुअल डाटा है वो सफिशिएंट है, थर्ड में जो इंडिविजुअल डाटा है वो सफिशिएंट है। या तो फिर फर्स्ट का भी सफिशिएंट है और सेकंड का भी सफिशिएंट है, या फिर सेकंड का भी सफिशिएंट है और थर्ड का भी सफिशिएंट है, या फर्स्ट का भी सफिशिएंट है और थर्ड का भी सफिशिएंट है, या तो फिर तीनों टुगेदर सफिशिएंट है, या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सफिशिएंट है। तो वो डिफरेंट है, सेकंड एंड थर्ड टुगेदर सफिशिएंट। तो ढेर सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हमें ये सब समझना है। देखिए बेसिकली अब हमें समझ में आ रहा है कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते क्या है। एक दिया रहता है क्वेश्चन और हमें इसका आंसर नहीं करना, हमें ये डिसाइड करना है दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा डाटा या कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा सफिशिएंट होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो हमारे दिमाग के ऊपर वो लोग चेक कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो वो पूछ ही रहे अलग अलग क्वेश्चन से। यहाँ पे वो ये नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पे वो ये देखना चाह रहे हैं क्या आपके दिमाग में इनफ अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे जो डाटा दिया है वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो सफिशिएंट है कि नहीं, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर हम दे पाए। ठीक है, अब देखिए बताने के लिए तो ईजी है, थियोरेटिकल तो ईजी लगता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो रियल पता चलेगा कि वो कितना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दे देता हूँ बीटीट्यूड ट्रिक। भाई ये वाले दोनों टाइप के क्वेश्चंस जब आपके सामने आ जाए तो कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है जिससे कि हम ईजीली विदाउट एनी कन्फ्यूज़न फटाफट आंसर दे दें। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ये जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है, हम टाइप बाय टाइप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस। ऑलराइट, देखिए करना क्या है। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जब एक क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए, ऑप्शंस तो हमें पता है ये 5 ही ऑप्शंस पॉसिबल है। ठीक है, क्या करना है देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि चेक इंडिविजुअली। चेक इंडिविजुअली का मेरा क्या मतलब है कि ये जो 2 स्टेटमेंट दिए उसको इंडिविजुअली चेक करो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखो और सिर्फ स्टेटमेंट 1 के डाटा को देखो, स्टेटमेंट 2 के डाटा को देखो ही मत, इंडिविजुअल सेपरेटली। तो पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन और ये डाटा, जैसे कि ये है ही नहीं, ठीक है ना, इसको भूल ही जाएंगे और बाद में हम सोचेंगे कि क्या इसका डाटा के ऊपर से ये आंसर आ सकता है, क्या यहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन है। अगर है तो हम बोलेंगे यस, नहीं है तो हम बोलेंगे नो। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद इंडिविजुअली का मतलब है यहाँ पे जो भी आंसर आए यस और नो भूल जाओ, ये डाटा टोटली भूल जाओ, ये डाटा देखो, ये क्वेश्चन देखो और फिर डिसाइड करो कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इसका आंसर देने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। या तो आप आंसर दोगे यस, या तो आप आंसर दोगे अरे भाई नो, है ना, 2 में से एक होगा वापस। तो देखिए जब आप ये चेक इंडिविजुअली करोगे, यानी दोनों डाटा को इंडिविजुअली चेक करोगे कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं,
तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, यानी कि जब आप बोलोगे यस और नो, कौन से 4 ऑप्शन आएंगे भाई, ये रहे, बहुत सिंपल सी बात है, यस नो, नो यस, यस यस या नो नो, और तो कुछ हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। पहले में यस होगा, दूसरे में नो होगा, पहले में नो होगा, दूसरे में यस होगा, दोनों में यस होगा या दोनों में नो होगा, और कोई तरीका है नहीं है ना, सिंपल सा फंडा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, अगर आपने ये देखा कि पहले में इनफ डाटा है लेकिन दूसरे में इनफ डाटा नहीं है जिससे कि ये क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है, कौन सा आंसर देंगे, है ना, आंसर दे देंगे ए क्या बोलता है भाई यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज अलोन टू सफिशिएंट द आंसर द क्वेश्चन, है ना, जो डाटा दिया है स्टेटमेंट 1 में वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यस है, सिंपल सा फंडा है। अगर पहले में आता है नो, दूसरे में आता है यस, क्या करेंगे भाई हम, ऑब्वियसली अब हमारा आंसर होगा बी, जहाँ पे बोलता है कि स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है ना, पहला नहीं है पर स्टेटमेंट 2 तो सफिशिएंट है, क्लियर है। पर अगर हमारा आंसर आ जाता है दोनों में यस, कौन सा आंसर देंगे भाई, दोनों में यस का मतलब है ऑब्वियसली आंसर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 को ले लीजिए या तो फिर स्टेटमेंट 2 को ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, है ना। तो समझ में आ रहा है, देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये ABCD इसी ऑर्डर में आए, तो ऐसा रट्टा मत मार लेना कि भाई दोनों में यस तो सी, देखना सी में क्या है, हो सकता है सी वाला ऑप्शन ई में हो, ई वाला डी में हो, डी वाला सी में हो, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। बट बेसिकली जहाँ पे आपको आंसर दिया हो ईदर ऑफ द स्टेटमेंट, वो वाला आपका आंसर। अगर दोनों में ना आता है तो कौन सा आंसर होगा, ज़्यादातर लोग ने गलत आंसर दिया, देखिए ज़्यादातर लोग ने दिया भाई दोनों में नहीं आता, तो सर दे देंगे बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, देखो समझाता हूँ। अगर आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क में डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे पूछा है भाई डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया है आपको स्पीड, यहाँ पे दिया है आपको टाइम, तो पहले से क्या आंसर आएगा, आपको तो पूछा है डिस्टेंस, आपके पास है स्पीड, स्पीड से डिस्टेंस पता चलेगा नहीं, टाइम से डिस्टेंस पता चलेगा नहीं, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा, इससे भी आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे ना। समझ में आ रहा है कि स्पीड एंड टाइम दोनों अगर अपने पास हो तो डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स अगर अब हमारा स्टेप 2 देखिए, जब दोनों में ना आएगा ना तो आपको करना है स्टेप 2, कंबाइन द स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट को कर लो कंबाइन। भाई ये दोनों स्टेटमेंट्स के जो भी डाटा है दोनों को साथ में देखिए, पहले तो हमने इंडिविजुअली चेक किया था, अगर दोनों में इंडिविजुअली इससे बात नहीं बनी, दोनों को कर लीजिए कंबाइन। कंबाइन करने के बाद दो चीज़ें होगी, या तो भाई कंबाइन करने के बाद आप आंसर दे सकते हो या तो नहीं दे सकते। अगर कंबाइन करने के बाद आंसर दे सकते हो तो ऑप्शन कौन सा आएगा, लास्ट वाला, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन कंबाइन करने के बाद भी नहीं दे सकते तो आपका आंसर आएगा ये, यानी कि टुगेदर आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। समझ में आ रहा है? तो फंडा बहुत सिंपल है। अब ये फंडा सिंपली याद रख लीजिए, क्या करना है, इंडिविजुअली पहले चेक करना है, दोनों को कंबाइन नहीं, सिर्फ पहला डाटा देखो, क्वेश्चन देखो, हाँ या ना, दूसरा डाटा देखो, क्वेश्चन देखो, हाँ या ना। आपके पास ये 4 में से एक ऑप्शन आएगा, अगर ये 3 में से एक चीज़ आती है बात ख़त्म हो गई। लेकिन दोनों में से किसी से भी बात नहीं बनती तो हम करेंगे स्टेप 2, दोनों को कर लेंगे कंबाइन। कंबाइन करने से बात बनती है तो हम आंसर देंगे दोनों टुगेदर सफिशिएंट है। अगर कंबाइन करने के बाद भी बात नहीं बन रही तो हम बोलेंगे दोनों कंबाइन करने पर भी सफिशिएंट नहीं है। फेयर इनफ? तो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में मेरी ट्रिक क्या है, देखिए अगर टाइप 2 का क्वेश्चन है तो वहाँ पे BT2 ट्रिक क्या लगानी है। फिर देखिए ट्रिक मतलब बहुत ही कॉमन सेंस है, लेकिन आप देख लेना यूट्यूब वीडियोस में पता नहीं क्या गोल गोल घुमा फिरा के करते हैं, है ना। और कोई भी बुक में भी आप देख लेना बहुत गोल घुमा फिरा के बात है। मेरा बात बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। आप इंडिविजुअल चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर बात नहीं बनती तो कंबाइन चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आंसर दे दीजिए, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जब आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे ऑप्शंस मायने पहले नहीं रखते क्योंकि ढेर सारे इसमें पता नहीं है 5 ही ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस तो ढेर सारे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट को तीनों को एक बार इंडिविजुअली देखिए। पहला स्टेटमेंट, पहली चीज़ यही करना है, पहला स्टेप, क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 को इंडिविजुअली चेक किया, मान लो हो गया, तो फिर अब बाकी को भी इंडिविजुअली चेक मत करो। जहाँ पे ऐसा कुछ होना ऑप्शन कि स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअली चेक से हो रहा है, सफिशिएंट है, अगर ऐसा ऑप्शन एक ही है
तो बात ख़त्म। पर ऐसा ऑप्शन 2 है कि भाई स्टेटमेंट 1 से भी हो रहा है एंड स्टेटमेंट 3 से भी हो रहा है, तो फिर उसमें चेक करेंगे सिर्फ स्टेटमेंट 3, फिर 2 को क्यों चेक करना है ना। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसा है कि स्टेटमेंट 1 से हो रहा है एंड 2 और 3 टुगेदर से हो रहा है, तो 2 और 3 टुगेदर से ट्राई कीजिए। पर स्टेटमेंट 1 से तो हो ही गया था, तो वही वाले ऑप्शन पिक करिए जहाँ पे स्टेटमेंट 1 से हो रहा है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें समझनी। या तो अगर आपने देखा, पहले आपने स्टेटमेंट 1 देखा हो, लग रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ डाटा मिसिंग है, वो डाटा आपने 2 में देख लिया, तो आप क्या बोलोगे 1 2 टुगेदर से तो हो रहा है, फिर 1 2 टुगेदर वाले ऑप्शन पे जाइए। तो जैसे आप कुछ डिटरमाइन कर लेते हो, समझ में आ रहा है। जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, डाटा को चेक करना है। पहले एक को नहीं समझ में आया, 2 को, अब आपको पता चल जाएगा कि एक में जो मिसिंग था वही 2 में, तो दोनों टुगेदर, या तो दोनों में से कोई एक से इंडिविजुअली हो रहा है। पर बेसिकली जैसे कुछ पता चल जाता है कि इससे आंसर आ सकता है, ऑप्शन में जाइए, उसको ढूंढिए कि वो वाला ऑप्शन जिससे कि आंसर आ सकता है कहाँ पे है और उसका और कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बाद में ऑप्शन से करना। तो देखिए, जब हम रियल में एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, पहले भी आपको सोचना है। देखिए, डाटा सफिशिएंसी तब भी सीखी जा सकती है जब आप सोचोगे, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटली अलग लेवल की थिंकिंग है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई। कोई भी टॉपिक समझ में आ रहा है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, मुझे इसके लिए आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या है, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा भाई डिस्टेंस होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम वगैरह वगैरह, है ना। टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि मैन इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क समथिंग समथिंग, है ना। अगर भाई कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मुझे आपको परसेंटेज का फंडा देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। रेशियो है तो रेशियो का फंडा देना पड़ेगा। डाटा सफिशिएंसी इन इटसेल्फ इज नॉट अ चैप्टर, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। तो मुझे आपको कुछ सिखाना नहीं है। मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन को भी डाटा सफिशिएंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन को भी डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में कन्वर्ट, एज सच तो इंग्लिश के भी कोई भी क्वेश्चन को डाटा सफिशिएंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं पूछते डाटा सफिशिएंसी में मैथ्स और रीजनिंग दोनों में है। तो आज मेरा फंडा क्या है, आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है। थोड़े बहुत ही ईजी 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते जो बहुत ही ईजी है, लेकिन एटलीस्ट वो हमारा फंडा क्लियर करके जाएंगे। और इसके बाद हम और 2 लेक्चर्स लेंगे। एक वीडियो में होगा आपका मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में होंगे आपके रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो डाटा सफिशिएंसी का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद और 2 लेक्चर जहाँ पे एक मैथ्स वाला एक रीजनिंग वाला, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद कोई भी चैप्टर का भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करनी है इसी ट्रिक को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको भाई मैंने जैसे बोला है पहले आपको करना है, यहाँ पे पोस्ट करके कर दीजिए इसको सॉल्व, या तो अगर आपको हिंदी वाला वर्जन चाहिए तो यहाँ पे इसको पोस्ट करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, होप आपसे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ आइडिया आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते कितना आंसर सही पड़ा। देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे डालना, यहाँ पे कुछ बहुत ही बेसिक 4-5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें से आपके खुद के कितने सही पड़े वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, तो मुझे पता चले कि पहले इनिशियली आपका लेवल क्या था। मैंने फंडा तो दे दिया, थियरी तो समझा दिए, उसके बावजूद आपके कितने सही पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट वीडियो में देखना किस तरह से आप इम्प्रूव कर रहे हो। वैसे क्वेश्चन ज़रूर डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ये जानना है, तो प्लीज़ पुट इट इन योर कमेंट कि जो भी 4-5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही थे। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है ये हमें समझना है। सबसे पहले तो ये पूछा है क्वेश्चन ये कि क्या ए जो है वो ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर हमें पता है 1357 है ना, 1357 ये सब ऑड इंटीजर है। ओके, तो ए क्या ऑड इंटीजर है, ये हमारा है क्वेश्चन। ओके, अब जैसे ये डाटा हम देखते हैं ना, यहाँ पे पहला बोला है, अब हमें देखिए ये डिसाइड करना है कि एक ए ऑड है या इवन है, ये समझना। देखिए दुनिया में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी समझना। एक वो क्वेश्चन जिसके आंसर हम हाँ या ना से दे सकते हैं, सिंपल सी फंडा है ना। और दूसरे क्वेश्चन जहाँ पे एग्जैक्ट कुछ बोलना है, कुछ वैल्यू देनी है। जैसे मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या एक्स का प्रॉफिट वाई से ज़्यादा है, आप बोलोगे हाँ या ना। आप हाँ भी बोल देते हो, दैट मीन्स यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आप ना भी बोल रहे हो, दैट ऑल्सो मीन्स यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, मतलब आपको सिर्फ चाहिए पक्का ठोस सबूत,
है ना, ठोस कोई इंफॉर्मेशन जिससे कि आप हाँ में या ना में आंसर दे पाए। एक होते वो क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जैसे ए का प्रॉफिट है कितना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब हाँ ना नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 30,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो अब आपको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एक ज़्यादा कम है, मतलब क्या है, हाँ या ना, दैट इज़ वन क्वेश्चन। और दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते, देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, पूछा है क्या ए ऑड इंटीजर है, यानी हमें सिर्फ डिसाइड करना है हाँ या ना। जो इन्फॉर्मेशन हमें कोई ऐसा, समझ में आ रहा है आपको कैसे सोचना है? आपको ऐसे सोचना है कि आप एक डिटेक्टिव हो, मान लो, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी का एक और फंडा देता हूँ, आप एक डिटेक्टिव समझ लो खुद को। आपको एक केस इन्वेस्टिगेट करना है कि ए ऑड इंटीजर है कि नहीं। समझ में आ रहा है? ए ऑड इंटीजर है कि नहीं, ये आपको केस सॉल्व करना है। अब कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपका जो इन्फॉर्मर है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, ये आपका केस क्लोज हुआ कि नहीं। अगर उस इन्फॉर्मेशन से आपका केस क्लोज हो गया तो आप वो इन्फॉर्मर को कुछ दोगे ना कि ले भाई रुपए, तूने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। समझ में आ रहा है? तो वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकलेगी। यहाँ पे देखते हैं, अब आपको डिसाइड करना था कि ए ऑड इंटीजर है कि नहीं, यानी ऑड है या इवन है, ये डिसाइड करना था, पक्का फाइनल करना था। अब एक इन्फॉर्मर आपको बोल देता है कि ये जो है ना वो 5 × x है, 5 के और x का मल्टीप्लाई करो तो a मिलता है, और x एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो क्या ये सफिशिएंट है, हाँ या ना? बोलिए, क्या इससे पता चल जाएगा कि a ऑड इंटीजर है कि नहीं? नहीं, नो। क्यों नो भाई? क्योंकि देखिए 5 × x a है, तो 5 × x तो कुछ भी हो सकता है। 5 × 1 5 है ऑड, 5 × 2 10 है इवन, 5 × 3 15 है ऑड, 5 × 4 20 है इवन। तो इवन ऑड कुछ भी आ रहा है ना। आपका ए जो है वो 5 × 1 हुआ तो 5 ऑड, 5 × 2 हुआ तो 10 इवन, कुछ भी हो सकता है। सो ये इन्फॉर्मेशन कोई मायने नहीं रखती थी। समझ में आ रहा है? इससे पता नहीं चल रहा कि ए ऑड है या इवन है। चलिए अब एक दूसरा इन्फॉर्मर आता है, आप डिटेक्टिव हो, आपके पास ये केस है। समझ में आ रहा है ना? ए ऑड है या इवन है डिसाइड करना है, ये आपका केस है। एक इन्फॉर्मर आपको आके बोलता है कि सर 8 और y का मल्टीप्लाई करो ना तो a आता है, और y जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर तो पता है ना, इंटीजर यानी जो पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर है, -1 -2 भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये इन्फॉर्मेशन से क्या आप कुछ डिसाइड कर सकते हो, आपका क्लोज हुआ केस? अगर हाँ तो लिखिए यस, ना तो लिखिए नो। अब आपको पहला डाटा नहीं देखना, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन को दोनों हम इंडिविजुअली, दोनों इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन को उसका असेसमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या इससे आंसर आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है, क्योंकि 8 × 1 8 इवन, 8 × 2 16 इवन, 8 × 3 24 इवन। बेसिकली 8 का कोई भी मल्टीपल इवन ही होगा, बिकॉज 8 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर की टेबल में इवन नंबर ही आता है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समझना क्या था, वापस समझाता हूँ। आपको ये केस सॉल्व करना था कि ए ऑड है या इवन है। किसी ने पूछा है ऑड है क्या, आप हाँ भी बोल सकते हो, यस सर ऑड है, ना भी बोल सकते हो, नो सर ऑड नहीं है, यानी इवन है। बेसिकली आपको कुछ पक्का ठोस सबूत चाहिए था, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिससे कि आप ए ऑड है या इवन है पक्का गारंटी से आइडेंटिफाई कर लो। समझ में आ रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी स्टेटमेंट दे रही है, ये आपको डिसाइड करना था। पहला इन्फॉर्मर आके बोलता है सर ए जो है वो 5 की टेबल में आता है। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब हुआ ए 5 की टेबल में आता है। आप सोचोगे 5 की टेबल में तो यार 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है, 25 भी आता है, इवन ऑड कुछ भी आ सकता है। तो इससे मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है, तो नो। पर दूसरा वाला बंदा इन्फॉर्मर आके आपको बोलता है सर ए जो है ना वो 8 की टेबल में आता है, तो आपको स्ट्राइक हो जाएगी कि यार 8 की टेबल में तो किसी भी तरह देखो 8 16 24 32 8 16 24 32 सब कैसे नंबर है, इवन ही है। 8 की टेबल में तो इवन नंबर ही आते हैं। दैट मीन्स दिस डाटा इज सफिशिएंट इनफ, यस। सो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड इज सफिशिएंट, यानी कि बी, ठीक है। सो वाज इट इंटरेस्टिंग?
होपफुली बहुत बेसिक क्वेश्चन था भाई, होपफुली 90% का आंसर तो सही आ ही गया होगा, लेकिन कमेंट में डालना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही पड़े हैं, ठीक है। और एक्सीडेंटली सही पड़ जाए वो कोई सही नहीं है, आप 5 में से कोई भी एक जगह उंगली रख दोगे तो सही हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से नहीं, लॉजिकली दिमाग में सोचने के साथ, है ना। वो तो मैं कोई चींटी को बोलूँगा एक जगह पे जाके खड़ी हो जा, और चींटी जाके ऐसे यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, तो क्या चींटी को आता है? नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं, लॉजिक के साथ आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। फर्स्ट क्वेश्चन था लेकिन अच्छा खासा इंटरेस्टिंग था, है ना। चलिए देखते हैं अब आप यहाँ से सीखे कि नहीं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि नहीं। चलिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए काफ़ी कुछ सिमिलर क्वेश्चन रखा है मैंने इवन ऑड वाला, जिससे कि शायद आप रिलेट कर पाओ और आंसर दे पाओ। z की वैल्यू जो है वो x² + x + xy है। z तो इवन है ही है, इवन यानी 2468 वाला नंबर, या 0 भी चलेगा, 0 इज इवन, ठीक है। और बोला है x एंड y आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पॉइंट वाले नंबर नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, नॉर्मल नंबर्स है। तो क्या x इवन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है y इवन है, एक इन्फॉर्मर आके बोल जाता है, यहाँ पे बोलता है y ऑड है। समझ में आ रहा है? सोच लीजिए भाई, पक्का पोस्ट करके यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अगर हिंदी चाहिए तो यहाँ पे है, सोच लीजिए पक्का क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, होपफुली आपके आंसर आ गए होंगे, देखते क्या आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे सोचना है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे जिसने केस दिया उसने बता ही दिए कि भैया z जो है ना वो x² + x + xy है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है z इवन है और कोई भी नंबर फ्रैक्शन नहीं है, सब नंबर्स इंटीजर है। आप ये बता दो, पता कर दो कि x इवन है कि नहीं, रुपए आपके, ठीक है। ये केस मैं डिटेक्टिव हूँ, मेरे पास आया है, जो लेके आया है केस उसने भी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो दी है कि भैया z की वैल्यू ये है, x y z तीनों इंटीजर है और z तो इवन भी है, तो x इवन है कि नहीं मुझे पक्का पता कर दो बस। अब मैंने मेरे इन्फॉर्मर को बोला कि जाओ पे इन्फॉर्मेशन लेके आओ, ठीक है। अब आप बताइए कौन सी इन्फॉर्मेशन से आंसर आएगा, यानी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी जिससे मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा x इवन है या ऑड है। आंसर ढूंढना नहीं है, सिर्फ पता करना है। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। पहली चीज़, जैसे मैं ये देखूंगा ना, मैं पहले तो ये समझूंगा कि x² + x जो है ना, ये तो हमेशा इवन होगा, क्योंकि x चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ऑड प्लस ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड ही रहेगा, ऑड का स्क्वायर ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, है ना। 3 + 5 8, 7 + 3 10, इवन हो जाएगा। 2 ऑड हो गए मिलेंगे तो इवन ही हो जाएगा, तो ये तो पक्का इवन है। या तो इवन, इवन का स्क्वायर इवन प्लस इवन तो भी इवन। तो x चाहे कोई भी नंबर हो, ऑड हो या इवन हो, x² + x तो इवन ही होगा। तो पहले तो इवन ये इन्फॉर्मर से कुछ इन्फॉर्मेशन जानने से पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको तो एनालाइज कर दे कि उससे क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उससे क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, उससे हमें इतना तो पता चल ही जाता है z इज इवन, ओके। तो इवन इज इक्वल टू, z तो इवन है, हमें बोला है, इवन इज इक्वल टू x² + x भी इवन ही होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, x² + x हमेशा इवन होगा, ये मुझे तुरंत ही पता चल जाना चाहिए, ओके। तो इवन इज इक्वल टू इवन प्लस xy, ये तो भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है? अब मैं ये सोचूंगा कि यार इवन क्या होता है, इवन में ऑड डाल दो, ऐड कर दो तो इवन नहीं बचेगा। यहाँ पे xy को इवन ही होना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि इवन प्लस इवन ही इवन होगा, इवन प्लस ऑड तो इवन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो डाटा मुझे दिया गया है उसी से ऊपर से पहले मुझे इतना तो पता चल ही जाता है कि xy इवन है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन जो ऊपर दिया था उसको भूल जाइए, उसको रिफ्रेश कर दीजिए, उसको नए नज़रिए से देखिए, जो कंक्लूजन के साथ बना है वो। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि xy तो इवन है, क्या x इवन है? समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास देखिए, पहले तो खुद के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि xy इवन है, x और y का मल्टीप्लिकेशन इवन है, ये आपको पता है। आपको डिसाइड ये करना है x इवन है कि नहीं। अब देखिए वापस एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ ये समझनी है
कि एक्स वाई अगर इवन है तो आपके दिमाग में एक और चीज़ भी पता चल जानी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन इवन है तो दोनों ओड तो नहीं है, दोनों में से एटलीस्ट एक तो इवन है। मल्टीप्लिकेशन कब इवन होगा, तो ये सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है। जो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना आपका एग्जामिनर, वो यही तो चेक करना चाहता है कि आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, आप कंसेप्चुअली सोच सकते हो कि नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन देखोगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड लीड यू टू दिस कंक्लूजन। इससे आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि एक्स वाई इवन है, एक्स इवन है कि नहीं, या दूसरे वर्ड्स में, दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरी तरीके से आप ऑल्टरनेट थिंकिंग ये भी समझ सकते हो कि एक्स और वाई में से एटलीस्ट एक तो इवन है। शायद दोनों भी इवन हो सकते हैं, क्योंकि इवन इंटू इवन भी इवन हो सकता है, बट एटलीस्ट एक तो इवन है। वो इवन नंबर एक्स है कि नहीं, क्लियर है। तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि यार एक्स और वाई में से एक पक्का इवन है, एक्स है कि नहीं, ये है। अब आपका इन्फॉर्मर आके आपको बोलता है सर वाई तो इवन है। इससे आपको एक्स के बारे में कुछ पता चलेगा। जैसे मैंने बोला था कि आपको ये पता है कि एक्स वाई में से मिनिमम एक इवन है, शायद दोनों भी इवन हो, बट मिनिमम एक है, पर शायद दोनों भी हो सकते हैं। तो कोई आके आपको बोल दे वाई इवन है, इससे एक्स के बारे में कुछ पता चलेगा नहीं। तो पहले वाले बंदे को बोलो यार कोई फ़ायदा नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन से मुझे कोई भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा एक्स के बारे में, क्योंकि एटलीस्ट एक इवन है वो तो मुझे पता था, अब दोनों भी हो सकते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला, सर वाई इवन है, तो पर वाई तो है लेकिन एक्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों भी हो सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बोलो भाई तेरी इन्फॉर्मेशन कोई सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा एक्स के बारे में। अब दूसरा डाटा बोलता है वाई ऑड है। अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, एक्स वाई में से एक इवन है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास थी, एटलीस्ट एक इवन है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास थी कि एटलीस्ट एक इवन है। ये आके बोलता है वाई तो ऑड है। क्या पता चल गया भाई, एटलीस्ट एक तो इवन था और ये ऑड है, तो दूसरा अपने आप इवन होगा, यानी कि एक्स इवन होगा। सो दिस इज सफिशिएंट। इसके ऊपर से हमें पता चल जाता है कि एक्स इवन होगा। क्लियर है ना। सो आई होप यू आर लविंग दिस। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। भाई इससे ईजी कोई मेथड नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि सोचिए कि आप डिटेक्टिव हो, ये यही चीज़ है, एग्जैक्टली यही चीज़ तो है कि आप डिटेक्टिव हो। आपको ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको ये सॉल्व करना है, ये फाइल को करनी है क्लोज, रुपए लेने हैं, है ना, पार्टी से कि भाई आपका काम हो गया, फाइल करनी है क्लोज। आपने इन्फॉर्मर रखे, इन्फॉर्मर आपको आके बोलता है, इस तरह से विजुलाइज करो, अपने आप सही आंसर निकलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हुआ कि नहीं, पता चला कि नहीं, इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ पता चला कि नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या, वापस भाई फर्स्ट से कुछ नहीं निकल रहा था, सेकंड से निकल रहा था, यानी आपका आंसर सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, यानी कि वापस बी। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग दिस। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बारी बारी देखना, वापस से भी देखना वीडियो, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए देन अब आगे हम देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन। वापस भाई यू नो द ड्रिल, यहाँ पे कर दीजिए पोज। पहले आपको सॉल्व करना है, और या तो फिर यहाँ पे हिंदी वर्जन कर लीजिए पोज, पहले करना है आपको सॉल्व। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपका आंसर सही था कि गलत था। होपफुली अब तो सही ही आया होगा। देखिए कैसे करना है, समझाता हूँ। अब जैसे हम ये देखते हैं, हमारे पास केस आया है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a और b का डिफरेंस क्या है, a में से b माइनस कर दूँ आंसर क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, आप सोचोगे a और b की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो बात हो जाएगी, है ना। अब इन्फॉर्मर आपको आके बोलता है कि सर 14a प्लस 13b 17 है। एक इक्वेशन दे के बुझाता है आपको कि सर 14a प्लस 13b 17 है। क्या इससे आपको a माइनस बी पता चल जाएगा। अब इसके लिए ये बंदा जो पूछना वाला एग्जामिनर है, ये चेक कर रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। क्या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। ये एक इक्वेशन है, इससे a और b सॉल्व हो सकते हैं, नहीं। तो a माइनस बी किसी तरह पता चल सकता है, नहीं। यानी ये अकेला डाटा सफिशिएंट नहीं है, है ना। ओके, अब आप इसको भूल जाओ, वापस ये तो वही बात है। दूसरा इन्फॉर्मर भी आके कुछ बोलता है 12a प्लस 17b इज 13। तो आप बोलते हो यार एक इक्वेशन से मुझे कैसे पता चल जाएगा a माइनस बी, नहीं।
तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, केस सॉल्व नहीं होता ऐसा करके पैसे जो आपने एडवांस लिया था लौटा दोगे पार्टी को, या आगे कुछ सॉल्व करोगे? समझ में आ रहा है? आप डिटेक्टिव हो, आपको ये जानना था, आपने इन्फॉर्मर रखे थे, इन्फॉर्मर ने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन भी काम की नहीं है। काम की नहीं इन द सेंस सफिशिएंट नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की इन्फॉर्मेशन को जोड़ेंगे ना। स्टेप 2, जब दोनों की इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली सेपरेटली सफिशिएंट नहीं है, हम क्या करते हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन को जोड़ते हैं, है ना। दोनों को कर दो इकट्ठा, कंबाइन कर दो। अब सोचिए, क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन को मैं लगा दूं, दोनों इन्फॉर्मेशन के ऊपर से ए माइनस बी पता चल सकता है। अब भी देखिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व मत करना। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, हमें इसको कोई सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना आना चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन की थियरी है भाई, 2 नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या, है ना, या तो ए को इक्वल कर दो, ये हमें पता है ना। एलसीएम ले लेंगे दोनों का 84, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 84A आ जाएगा, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 84A आ जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाए तो बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी। सॉल्व मत करो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, पार्टी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी एग्जाम है, अभी हमें ये आंसर नहीं देना है उसका, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, भाई 2 इक्वेशन होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, सॉल्व हो सकते, वी नो द मेथड, है ना। तो ये दोनों को अगर कंबाइन सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए माइनस बी भी मिल जाएगा। तो दोनों साथ में सफिशिएंट है, यानी कि आंसर ई, बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना। आंसर मत करना, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ना। अच्छा देखिए, डाटा और डेटा का भी अजीब होता है ना। जो डाटा और डेटा की बात कर रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं डेटा, कोई बोलते हैं डाटा। भाई दोनों तरह से सही है, ठीक है ना, डाटा भी सही है, डेटा भी सही है। एक्चुअली क्या है, ये चक्कर किसका है, इंग्लिश जो है वो एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। अब होता क्या है, ये अमेरिकन्स जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि नहीं भाई हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। बनाई किसने इंग्लिश, ब्रिटिशर्स ने, उसने बनाई, उसने बोला भाई ये DATA भाई होता है ये डेटा। अमेरिकन वाले बोलते ना हम तो इसको डाटा बोलेंगे, है ना, जो होना है कर लो, है ना। ये तो सब पॉपुलेशन का खेल है ना भाई, काफ़ी सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो बोलते नहीं भाई आप चाहे आप कम लोग हो ब्रिटिशर्स, हम अब अमेरिकन ज़्यादा लोग हो गए ना टोटल पॉपुलेशन में, हम बोलेंगे इसको डेटा भाई, जो चाहे कर लो, है ना। तो वही बात है, अब हम यहाँ पे इंडिया में तो वैसे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो हम और भी कुछ बोल सकते हैं, शायद कुछ तीसरा बोलना हो तो। बट बेसिकली देखिए 2 तरह के प्रोनाउंसिएशंस होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। तो डेटा भी बोल सकते हो, डाटा भी बोल सकते हो। मैं खुद भी काफ़ी बार डेटा बोल देता हूँ, कोई बार डाटा, मुझे भी, क्योंकि दोनों पता है तो फिर ध्यान ही नहीं रहता, है ना। क्योंकि एक्चुअली पहले जब था तो हम डेटा ही बोलते थे, फिर पता चला नहीं डाटा भी बोल सकते, तो कोई बार अब सब निकल जाता है ना। ऑल राइट, चलिए। सो डाटा सफिशिएंसी अभी समझ में आ रही है, हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना समझना है भाई दोनों को कंबाइन करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो ही जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे तो आंसर दे देंगे, ठीक है। ये आपका फंडा था, तो आपका आंसर आया बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 4b। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ दिया है, यहाँ पे भी कुछ दिया है, ठीक है। सोचिए आप यहाँ पे पोज करके आंसर क्या आएगा, या तो अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर लीजिए पोज और मुझे बताइए कि आंसर इसका आएगा क्या, ठीक है। ऑल राइट, चलिए होपफुली आपके आंसर सही आ गए होंगे। देखते हैं इसको आंसर करना कैसे है। देखिए अब जैसे मैं ये देखता हूँ, वापस मैं सोचता हूँ 3a माइनस 4b की वैल्यू मुझे ढूंढनी है ना। अब या तो कहीं से मुझे 3a माइनस 4b एक इक्वेशन में मिल जाए, या तो फिर कंबाइन कर लूँ, देखते हैं। अब पहला वाला इन्फॉर्मर मुझे आके बोलता है सर 7a प्लस 14b 14 है। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 3a माइनस 4b पता चल जाएगा? नहीं। एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, तो मैं बोल दूंगा भाई पहला तो कोई सफिशिएंट नहीं था, चेक इंडिविजुअली। अभी दूसरे को इंडिविजुअली चेक करना बाकी है। वापस एक इक्वेशन से ये पता चलेगा? नहीं, है ना। तो मैं बोलूँगा ये भी सफिशिएंट नहीं है।
क्योंकि 3a माइनस 4b ये अकेले से तो पता चलने से रहा, और दूसरी चीज़ एक इक्वेशन से दो वेरिएबल भी सॉल्व नहीं होते, तो a और b तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे किसी से भी सफिशिएंट नहीं था, यानी कि ये पहले तीन तो आंसर नहीं हो सकते। हाँ, अब कंबाइन करना है। अगर कंबाइन करने के बाद आंसर आता है तो बोथ टुगेदर सफिशिएंट, नहीं आता है तो नन ऑफ देम इज सफिशिएंट। ठीक है ना? ओके, अब वापस देखिए, मैंने आगे में ही बोला था कि भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व तो हो ही जाएंगे, ए और बी मिल जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर बोथ टुगेदर सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे नहीं। क्यों? तो वही तो समझना है ना? देखिए, अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, वैसे मैंने अभी तक उसका वीडियो नहीं बनाया पर बनाऊंगा, पर जिसने अगर कहीं से भी पढ़ा हो उसको थोड़ी थियरी पता होनी चाहिए कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट तो नहीं है, जो इक्वेशन है वो भी काफ़ी बार डुप्लीकेट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये और ये दो इक्वेशन है ही नहीं। थियरी तो ये बोलती है कि दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो जाते, पर ये दो इक्वेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझाता हूँ। ये वाले इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 1.4 7 है, 10 इंटू 1.4 14b, 4 इंटू 1.4 5.6। तो ये डुप्लीकेट भी नहीं है। देखिए, अगर ये एग्जैक्ट होता ना, यहाँ पे 10 होता ना, देखिए ये 10 होता है यहाँ पे, तो ये डुप्लीकेट होता, क्योंकि ये भी 5-7 का रेशियो है, ये भी 5 और 7 का रेशियो है 10-14, ये भी 5-7 का, तो ये डुप्लीकेट होता। अभी तो दोनों बात ही अलग अलग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? देखिए, समझने वाली बात है, जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको इंटू 1.4 अगर हम कर दे दूसरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? 1.4 से कर दे तो 7a प्लस 14b इज इक्वल टू 4 इंटू 1.4 यानी 5.6। तो देखिए, पहला इक्वेशन बोल रहा है 7a प्लस 14b 14 है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 7a प्लस 14b 5.6 है। कभी भी सॉल्व होगा? दोनों अलग ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये कैसा हो गया? मैंने आपको पूछा भाई ये पेन की प्राइस क्या है, ठीक है? अब कोई एक बंदा ऐसा बोलता है कि ऐसे 3 पेन की प्राइस 20 रुपये है, एक बंदा ऐसा बोलता है ऐसी 2 पेन की प्राइस 15 रुपये है। कुछ पता चलेगा? क्योंकि दोनों एक साथ मिसमैच है। 2 पेन की प्राइस अगर 15 है तो 3 पेन की 20 नहीं हो सकती, 3 की 22.5 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब मिसमैच ही हो डाटा, तो दोनों साथ में भी काम कैसे करेगा? तो दो स्टेटमेंट है ही नहीं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? इसके पीछे भी पूरी लीनियर इक्वेशन की थियरी है। ठीक है? कौन से डाटा को हम बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब अगर आपने पढ़ा है तो क्लियर होगा। तो ये लोग और कुछ नहीं चाहते, ये लोग ये चाहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, आपने उस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है कि नहीं, वो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, तो आपने लीनियर इक्वेशन अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप सीधा देखोगे ये 5 से 7 का रेशियो, ये भी 5 से 7, पर ये 5 से 7 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है, यानी इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स है। यानी इसकी अगर आप लाइन बनाओगे ना ग्राफ सॉल्व करने के लिए, तो एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी, पैरेलल लाइंस। और आपको पता है थियरी क्या बोलती है? दोनों लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो सॉल्यूशन होता है। ये तो पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि एक बोलेगी 5.6 है, एक बोलेगी 14 है। हाउ विल दे इंटरसेक्ट? दे आर गोइंग पैरेलल, they will never intersect, and that means there is no unique solution to these equations। तो ये सब थियरी पता होनी चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते। 4 क्वेश्चंस थे, आपको मुझे आंसर करने। देख लेते भाई, 5वां तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ये तो चौथा वही का वही क्वेश्चन है भाई, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, ओके चलो कर लेते। फिर मैंने सोचा 4 ही दिए, एक और क्वेश्चन दिया है, वो टाइप 2 के लिए। टाइप 2 वाला रह गया ना, 4 ही क्वेश्चन वैसे रखे थे मैंने टाइप 1 में, पर टाइप 2 जहाँ पे 2 नहीं 3 स्टेटमेंट होते। तो चलिए एक और कर लेते हैं भाई। यू नो द डील, पहले करना है आपको, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ। कर लीजिए यहाँ पे पोस्ट, ठीक है? अगर इंग्लिश वर्जन पसंद है तो, अगर हिंदी वर्जन अच्छा लगता है तो यहाँ पे कर लीजिए पोस्ट, दे दीजिए इसके आंसर्स, ठीक है? चलिए देखते भी आपका आंसर सही है कि नहीं, इसमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि जब पहले आपने खुद किया तो 5 में से कितने आंसर आपके सही थे। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है प्लीज़, जिससे कि मुझे आइडिया है कि आप किस तरह से सोचते हो। ऑल राइट, और साथ साथ में ये भी डाल देना कि अभी कैसा लग रहा है, यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड या अभी ओके हैं। ठीक है, सब डालना है भाई, 2 वे कम्युनिकेशन रखो, तो मुझे भी पता चले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ, किस तरह से समझाऊँ।
ठीक है, ऑल राइट। देखिए फिर अगर क्लास होती तो अच्छा है कि मुझे टू वे कम्युनिकेशन सीधा पता चलता है, पर यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे चाहिए आपके कमेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। बोला है कि 3 चीज़ें खरीदी 49 रुपीज़ में, 3 अलग अलग चीज़ें खरीद ली, टोटल 49 रुपीज़ खर्च किए। शायद ये तब की बात है जब मैं छोटा था, अब तो इतने 49 रुपये में 3 चीज़ें नहीं आती है ना, ओके। बाद में बोला है कि जो सबसे महंगी वाली चीज़ थी उसकी प्राइस कौन सी है। तो आपके सामने ये केस है भाई, एक बंदे ने 49 रुपये में 3 चीज़ ली है, आपको डिसाइड करना है सबसे महंगी कौन सी, ठीक है, ऑल राइट। अब आपके इन्फॉर्मर काम पे लगे हुए, आपको कुछ आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको डिसाइड करना है सफिशिएंट है कि नहीं। 3 वाले में हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, 1 बाय 1 देखो ना कहीं कुछ आइडिया आएगा। जैसे आइडिया आता है वो वाला ऑप्शन ढूंढिए जहाँ पे वो सफिशिएंसी वाला ऑप्शन दिया हो। चलिए देखते हैं पहला वाला बोलता है कि 2 आर्टिकल्स जो है, 2 चीज़ें हैं, दोनों की प्राइस 1-1 रुपया कम है, जो सबसे महंगी चीज़ है उससे। दोनों की प्राइस ईच यानी दोनों की प्राइस 1-1 रुपया कम है, जो सबसे महंगी। तो इन अ वे आपको पता चल गया कि सबसे महंगी अगर x है तो ये दोनों x - 1 है, और तीनों का टोटल 49 होता है। तो वेरिएबल एक ही है और इक्वेशन भी एक है, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना, x - 1 + x - 1 + x = 49, इसको सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे हमें सिर्फ पता चलना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो दिस इज सफिशिएंट, x - 1 + x - 1 + x = दिस, इनफ है ना डाटा। x ही तो है एक वेरिएबल, 49 टोटल है, सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज सफिशिएंट। तो ओनली 1 इज सफिशिएंट, समझ में आया, सॉल्व नहीं करना, ओके। ओनली 1 इज सफिशिएंट, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 1 and 2 टुगेदर नहीं भाई, ओनली 1 इज सफिशिएंट। इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट तो या तो ये आ सकता है, स्टेटमेंट 3 अलोन इज सफिशिएंट नहीं आ सकता, क्योंकि 1 सफिशिएंट अलोन तो है ही है। इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और 2 and 3, तो या तो ये आ सकता है। 1 and 2 टुगेदर नहीं, 2 ही तो ऑप्शन बचे है ना, क्योंकि 1 अलोन से हो गया। जैसे हमने देखा 1 अलोन से हो गया, 1 अलोन वाले अब है 2 ऑप्शन, यहाँ पे 1 अलोन और यहाँ पे बोला है 1 अलोन से भी बात बनेगी, या तो फिर 2 and 3 टुगेदर से भी बात बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 टुगेदर से एक बार चेक करते हैं। अगर उससे बात बनती है तो ये वाला ऑप्शन, उससे बात नहीं बनती तो ऊपर वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं भाई 2 और 3 से बनेगी कि नहीं। 2 ये बोल रहा है कि जो महंगी वाली चीज़ है उसको छोड़ के बाकी 2 चीज़ें उसकी प्राइस सेम है। तो ये अकेले से तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, ओके। और लास्ट वाले डेटा में बोला है कि जो सबसे महंगी चीज़ है वो सस्ते वाली चीज़ से 50% महंगी है, यानी 1.5 1.5 गुनी है। 50% महंगी यानी 1.5 टाइम्स महंगी। तो इससे भी पता चल जाएगा ना, इससे भी सोचूंगा जो 2 सस्ती है, दोनों सेम है XX, और वो महंगी है वो 1.5x, है ना। तीनों का टोटल 49 है, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है ना, वही तो चीज़ समझनी है, सॉल्व नहीं करना। दिस प्लस दिस प्लस दिस = 49। एक ही x के टर्म्स में पूरा डाटा हो गया, दैट इज सफिशिएंट। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया ये, है ना। स्टेटमेंट 1 अलोन भी सफिशिएंट है, या तो फिर 2 and 3 टुगेदर भी सफिशिएंट है। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा सफिशिएंसी। मैंने काफ़ी कुछ आपको आइडिया दिया। आई होप मेरे इनपुट्स आपको समझ में आ रहे हो। आगे हम करने वाले हैं 2 और सेशंस। एक वीडियो होगा पहला मैथ्स के ऊपर, यानी कि सब मैथ्स के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लेंगे, उसमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। और उसके बाद एक और वीडियो लेंगे जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे। फंडा आज सीख लिया है तो वहाँ पे हमें और नई कुछ चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। बाकी तो दुनिया के हर एक क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, ठीक है। ये आपको पसंद आया हो, और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यू नो द थिंग्स, है ना। और अगर आप फेसबुक वीडियो ये देख रहे हो तो यहाँ पे वहाँ पे फेसबुक के वीडियो की डिटेल्स में भी मैंने यूट्यूब की लिंक दी है। प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे देखिए इस वीडियो को, वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड प्लीज़ आई होप यू ऑल डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि यू वुड बी द फर्स्ट टू वॉच माई ऑल न्यू वीडियोज़, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, keep learning and keep enjoying.